हाय, दिस इज़ बालेंद्र प्रताप सिंह। कक्षा 10 के विज्ञान की एक और नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्लास को शुरू कर लेते हैं। आज की क्लास में हमें पढ़ना है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध। देखिएगा, अपवर्तनांक जिसको n से दिखाते हैं का प्रकाश की चाल से संबंध, यही पढ़ना है हमें। प्रकाश की चाल से संबंध, ये देखिए क्या क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होता है अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से, वही आज हम लोग देखने वाले हैं। तो अपवर्तनांक वैसे भी आपको पता है कब निकलता है, मीडियम 1 का मीडियम 2 के रेस्पेक्ट में या 2 का 1 के रेस्पेक्ट में हमेशा सापेक्ष निकालते हैं, जैसा कि पिछले लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर मीडियम नंबर 1 से कोई रेज है जो निकल के आ रही है, मीडियम नंबर 1 से आ रही है और 2 में जा रही है, ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 2, तो मान के चलिए आपकी ये आपका सघन है और ये आपका विरल है, ठीक है, मीडियम नंबर 1 से 2 में। तो अगर आपको मीडियम नंबर 1 में प्रकाश की चाल पता है और मीडियम नंबर 2 में प्रकाश की चाल पता है, तो आप आसानी से आप मीडियम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक निकाल सकते हैं। जैसे कि अपवर्तनांक में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, 1n2 बराबर n2/n1। हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि 1 के सापेक्ष मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक कैसे निकलेगा, 2 का अपवर्तनांक बटे 1 का अपवर्तनांक, और ये किसके रिस्पेक्ट में, एयर के। ओके, ये पढ़ चुके हैं। अब एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश की चाल से संबंध। तो ध्यान दीजिएगा, 1 and 2 अगर आपको निकालना है मीडियम 1 के रिस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक, तो 1 में प्रकाश की चाल आप लिख देंगे 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल, आपका अपवर्तनांक निकल जाएगा। कितना सिंपल हो गया। यानी कि अगर प्रकाश की चाल से अपवर्तनांक निकालना है तो कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, अगर 1 and 2 निकालना है तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 में ये मीडियम नंबर 1 है, इसमें ये रेज आई है, इस कुछ ना कुछ तो चाल होगी, इसकी यहाँ से गई है, इसमें कुछ चाल होगी। अच्छा, एक चीज और है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। तो मीडियम नंबर 1 के रिस्पेक्ट में 2 का अगर अपवर्तनांक n निकालना है तो आपको क्या करना है, सिंपली 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल, यानी कि दोनों में प्रकाश की चाल का अनुपात निकाल देना है, आपको अपवर्तनांक मिल जाएगा। ठीक ऐसे ही सपोज दैट मीडियम नंबर 1, अगर मान लो मीडियम नंबर 1 आपका कांच है, ओके, और मीडियम नंबर 2 आपका क्या है, जल है। सघन और विरल, कांच और जल, तो कांच को इंग्लिश में ग्लास कहते हैं और जल को इंग्लिश में वाटर कहते हैं। तो सपोज दैट अगर आपको G and W निकालना हो तो आप क्या लिखेंगे, बताइए। G and W निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, G and W कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, G में यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, देखो जो पहले है वो ऊपर आएगा, जो बाद में है वो बाद में आएगा। 1 and 2 में उल्टा था, पहले 2 आता था n2/n1, लेकिन इसमें ऐसा है कि G and W अगर आपको निकालना है तो पहले G यानी कि कांच में प्रकाश की चाल, और अपॉन में आपको क्या लिखना है, W यानी कि जल में, वाटर यानी कि जल में प्रकाश की चाल। तो इस फॉर्मूले से आप इस तरीके से आप अपवर्तनांक निकाल सकते हैं, अगर आपको प्रकाश की चाल पता है तो भी। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत आसानी से आप इसको हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें कई केसेस में ऐसा होता है कि मीडियम नंबर 1 और 2 की अगर बात करें, ये वाला ये सेम केस एक बार और ले लेते हैं, है ना। तो 1 और 2 की बात करें तो कई बार मीडियम नंबर 2 जो है वो एयर हो जाता है, और मान लो सपोज दैट ये एयर है, ये मीडियम नंबर 2 कुछ भी है, तो अगर आप क्या करोगे, अब मीडियम नंबर 2 का अगर अपवर्तनांक निकालना है तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 and 2, एक के रिस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक, या फिर इसी को ऐसे लिख सकते हैं, एयर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक किसका, मीडियम नंबर 2 का, an2, और ये कैसे निकलता था, n2/na, यानी कि n2/n1, पहले ये फिर ये। लेकिन अगर हम प्रकाश की चाल से इसका संबंध निकालें तो हम क्या लिखेंगे भाई, इस वाले फॉर्मूले के तहत, ए मीन्स एयर यानी कि हवा, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ रहे होंगे, वायु में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या आ जाएगा, मीडियम नंबर 2 यानी कि माध्यम नंबर 2 में प्रकाश की चाल। तो अगर एयर भी है, एक मीडियम अगर एयर भी हो गया तो भी आपको घबराने या डरने की बात नहीं है। एयर अगर एक है, दूसरा मीडियम कुछ भी है, तो एयर में प्रकाश की चाल, और बटे में क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाई में मीडियम नंबर 2 में प्रकाश की चाल, तो आपका उस पर्टिकुलर मीडियम का अपवर्तनांक यहाँ से निकल जाएगा। सिंपल है।
तो देखो मीडियम नंबर अब यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में निकल रहा है, यानी कि सिंपली ये क्या है, मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक है। मैंने कहा n2, मैंने कहा n1, तो n2 भाई कैसे निकला होगा, मैं पहले कह चुका हूँ कि अपवर्तनांक किसी न किसी की तुलना में निकलता है, तो कुछ नहीं है तो एयर के रिस्पेक्ट में निकला होगा, और n1 कुछ नहीं है तो एयर के रिस्पेक्ट में वही हो रहा है यहाँ पे, सॉरी वही हो रहा है यहाँ पे एयर के रिस्पेक्ट में मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक। ओके, तो मीडियम नंबर 2 का अपवर्तनांक यहाँ से निकल जाएगा। चलिए एक छोटी सी चीज और देखिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए आपको सिखा रहा हूं, मैं ऐसे ही लिखना सिखा रहा हूं कि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक अगर आपको लिखना, कांच का अपवर्तनांक, तो इसको स्मार्ट वे में लिखिए, वायु के सापेक्ष यानी एयर के एस्पेक्ट में अपवर्तनांक किसका, कांच का यानी ग्लास का। और ये कैसे निकलेगा भाई, एयर में यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, और अपॉन में कांच में प्रकाश की चाल। अगर प्रकाश की चाल वाला फॉर्मूला अप्लाई करें तो कांच में प्रकाश की चाल, यही होगा। ऐसे ही सपोज दैट अगर मैं वायु के सापेक्ष देखिए, जितना ज्यादा आप देखेंगे एग्जांपल्स उतना ही ज्यादा आपको क्लियर होगा। वायु के सापेक्ष अगर मैं जल का अपवर्तनांक निकालूं, जल का अपवर्तनांक यानी कि एयर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक वाटर का, कैसे निकलेगा भाई, एयर में प्रकाश की चाल यानी कि वायु में प्रकाश की चाल। डोंट माइंड, आप राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है, बस आप चीजों को समझिए। वायु में प्रकाश की चाल और अपॉन में क्या हो जाएगा, W यानी कि जल में प्रकाश की चाल। ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अच्छा, इसी को रिलेट कर दे रहा हूं मैं, जो पीछे जो फॉर्मूला मैंने बताया है ये वाला 1 and 2 वाला, कि 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल, या फिर G&W वाला, कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल। इसको मैं यहाँ से डिराइव भी कर सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से रिलेट भी कर सकता हूँ। जैसे ये समीकरण नंबर 1 समझिए इसको, और 2 समझिए। एक काम करिए, 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दीजिए, तो 2 यानी कि ये वाला समीकरण A&W, और डिवाइडेड बाई 1 कह रहा हूँ मैं, तो A&G बराबर में आपको पूरा ये लिखना पड़ेगा, ये, और फिर बटे लगा के फिर ये लिखना पड़ेगा। भाई कैसे दो समीकरण को डिवाइड कैसे करते हो आप, बाएं पक्ष का बाएं पक्ष में डिवीजन और दाएं पक्ष का दाएं पक्ष में डिवीजन। तो ये वाला चलिए डिवाइड करिए। तो अच्छा, वायु में प्रकाश की चाल को C से दिखाते हो, जल में प्रकाश की चाल को मान लो V से दिखा देते हैं, जल है वाटर है तो W लिख देता हूं मैं। वायु में प्रकाश की चाल को C से दिखाते हैं, और कांच में प्रकाश की चाल को मान लो V चाल है और कांच है तो G से दिखा दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो यहाँ पे देखिए, अब एक काम करते हैं, A&W इसको छोटे में लिखते हैं, क्या लिखा हुआ है, C/VW। अब इससे डिवाइड करना है यानी भाग देना है A&G से। A&G का क्या मान है, C/VG, C बटा क्या है, VG। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, C/VW, भाग को बदल दो गुणे में, VG ऊपर चला गया बटे C आ गया, C से C कैंसिल हो गया तो VG बटे VW आ गया, है ना। इससे क्या समझ में आता है, अच्छा ये A&W बटे A&G का मतलब क्या है, इसका मतलब है G&W। अब इसको समझिए, जो बच्चे ध्यान से पढ़ रहे होंगे उन्हीं को समझ में आएगा। भाई साइंस इतना भी आसान नहीं है, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा। देखिए मैं आपको पढ़ा चुका हूं ना, 1 and 2 बराबर क्या होता था, N2/N1 होता था कि नहीं। ऐसे ही मैं कह रहा था कि अगर आपके पास A&G है तो इसका मतलब क्या, सॉरी A&G नहीं है, अगर ऐसे लिखा हो 1 and 2 की ही तरह अगर इसको लिखना हो G&W को, तो कैसे लिखेंगे, 1 and 2 में N2 पहले आता था तो NW पहले आएगा, और फिर NG आएगा, N1 नीचे आता था। भाई 2 पहले 1 नीचे तो W पहले और G नीचे, तो NW/NG लिखोगे कि नहीं लिखोगे। G&W को आप क्या लिखोगे, NW/NG लिखोगे, और ये NW किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के, और NG किसके रिस्पेक्ट में होगा, एयर के। तो यही वाली चीज देखो ना, यही सेम चीज तो ये लिखी हुई है, देख लो, A&W/ANG। और ये इसी को तो एक्सपेंड करके लिखा है आपने G&W को, तो वही तो मैंने लिख दिया, इस पूरे को हटा के मैंने क्या लिख दिया, G&W लिख दिया। तो अब आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। G&W बराबर क्या आ गया, सॉल्व करके यहाँ पे VG/VW आया, VG/VW आया। इसका मतलब क्या है भाई, VG/VW का मतलब क्या है कि अगर आपको कांच के रिस्पेक्ट में जल का अपवर्तनांक निकालना है तो आपको क्या लिखना है, ये चाल है, प्रकाश की चाल किसमें, कांच में, G में। वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं कि प्रकाश की चाल वाले फॉर्मूले में जो पहले है वो पहले आता है, जो बाद में है वो बाद में आता है। तो प्रकाश की चाल ग्लास में बटे V मीन्स प्रकाश की चाल, W मीन्स वाटर में, प्रकाश की चाल वाटर में,
ठीक है। तो यहाँ से भी वो फॉर्मूला निकल के आ जाता है जो मैंने आपको यहाँ पे सिंपली समझाया था कि जी एंड डब्ल्यू अगर आपको निकालना है तो कांच में प्रकाश की चाल बटे जल में प्रकाश की चाल आप लिख दोगे तो निकल जाएगा। और वैसे भी अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध यही होता है कि अगर मीडियम नंबर 1 के रेस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक निकालना है तो आप क्या करो, 1 में प्रकाश की चाल बटे 2 में प्रकाश की चाल कर दो, 1 के रेस्पेक्ट में 2 का अपवर्तनांक निकल जाएगा। तो सभी चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है, मैं उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे। एक और बात आप देख लो, यहाँ पे थोड़ा सा देख लो, अगर 1n2 बराबर क्या है, n2 अपॉन n1 है, तो कभी स्टूडेंट्स आपसे 2n1 लिखाया जाएगा तो इसका मतलब इसको कैसे लिखोगे, बाद वाला पहले यानी n1 बटे n2। मैं उम्मीद करता हूँ आप ये लिख पाएंगे। भाई ऐसी गलती आप, ये चीज़ आप समझ गए होंगे पिछले लेक्चर को अगर आपने अच्छे से अटेंड किया होगा। अगर आपने नहीं किया है तो दोबारा पढ़िए, अगर नहीं भी समझ में आ रहा तो मेहनत करिए, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छे से नहीं समझाया जा सकता। आपको अब मेहनत करनी पड़ेगी अगर इसको समझना है, ठीक है। तो ऐसे ही स्टूडेंट्स, अगर मैं कह रहा हूँ अगर आप थोड़ा सा, एक सेकेंड, चलिए तो अपवर्तनांक के बारे में थोड़ा सा और देखिए। यहाँ पे अगर 1n2 था, इसका ये तो होता था n2 अपॉन n1, या फिर अगर प्रकाश की चाल से संबंध लिखेंगे तो ये पहले आएगा, यानी कि मीडियम 1 में प्रकाश की चाल अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 में प्रकाश की चाल। उम्मीद करता हूँ आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा। अब मैं कह रहा हूँ अगर इसका उल्टा लिखा हो, 2n1 लिखा हो, तो आप क्या करोगे, आप जैसे ये फॉर्मूला आपने बनाया वैसे इसको बनाने की कोशिश करो। आप n1 पहले लिखोगे, n2 बाद में आएगा। और अगर प्रकाश की चाल में संबंध लिखोगे तो पहले 2 में प्रकाश की चाल और अपॉन में ये आ जाएगा 1 में प्रकाश की चाल। तो ये लॉजिक अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। प्रकाश की चाल का अपवर्तनांक से क्या संबंध है वो भी समझ में आ गया होगा। एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि प्रकाश की जो चाल है वो अलग अलग रंग के प्रकाश किरणों में अलग अलग होता है, और यही कारण है कि अपवर्तनांक भी अलग अलग रंग का अलग अलग होता है। मेरे कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि आपने कक्षा 8 में तो पढ़ा ही होगा कि जो प्रकाश होता है वो 7 रंगों में विभक्त होता है। कितने रंगों में बटा होता है, 7 रंगों में। विबग्योर आपने पढ़ा होगा, विबग्योर 7 रंगों में बांटा गया है। विबग्योर VIBGYOR, विबग्योर 7 रंगों में बांटा गया, आपने पढ़ा होगा। अब ये 7 रंग कौन कौन से हैं, ये वॉयलेट है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ऑरेंज है, रेड है। अगर हिंदी में कहें तो बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल, ये कलर हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन 7 रंगों के प्रकाश की किरणों में जो प्रकाश की चाल है वो अलग अलग होती है, इसीलिए इन 7 रंगों में प्रकाश का जो अपवर्तनांक है वो भी अलग अलग होता है। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दे रहा हूं कि बैंगनी कलर का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, और जो लाल रंग का अपवर्तनांक है वो सबसे कम होता है। ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और बात करें अगर माध्यम की, तो वायु जो है स्टूडेंट्स, वायु इसका अपवर्तनांक सबसे कम होता है, सबसे कम 1.0003 के बराबर होता है। वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, कितना, 1.0003 के बराबर होता है। और जो हीरा होता है, हीरा जो सोना चांदी हीरा सुना है ना, वो वाला हीरा, तो जो हीरा है इसका अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, 2.42 के बराबर होता है। तो आपको ये भी कहीं ना कहीं ध्यान रखना है। डोंट वरी, आपको नोट्स में अभी सब मिलेगा, पहले आप चीजों को समझ लो। वायु जो है उसका अपवर्तनांक सबसे कम 1.0003, और हीरा जो है उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। वायु और हीरा के अलावा और बहुत सारे मीडियम्स हैं, अभी मैं आपको नोट्स में दिखा दूंगा, आपको लिखवा भी दूंगा, आप और भी लोगों का अपवर्तनांक जान लो। लेकिन वैसे मिनिमम और मैक्सिमम आपको याद रखना है, तो वायु का सबसे कम और हीरे का सबसे ज़्यादा होता है, ये ध्यान रखना है। और एक बात और ध्यान रखना कि 7 अलग अलग रंग के किरणों में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसलिए अपवर्तनांक भी अलग अलग होता है। बैंगनी का अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा, उससे कम इंडिगो का, उससे कम ब्लू का, उससे कम ग्रीन का, उससे कम येलो का, उससे कम ऑरेंज का, और सबसे कम मिनिमम सबसे कम होता है रेड कलर का क्या अपवर्तनांक। की बात आपको ध्यान रखनी है। ये आगे कुछ एक चीज़ें अभी मैं डिस्कस करूंगा तो उसमें ये काम आने वाला है, इसलिए ये भी पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना
पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप इतना समझ गए होंगे। तो अब बारी है नोट्स की। चलिए, तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दे रहा हूँ, आप समझ गए होंगे अब तक पूरा कॉन्सेप्ट। तो ये आपके स्क्रीन पे सामने देखिए नोट्स आ गया है। ये नोट्स आपको लिखना है आपके नोट्स में, कॉपी में। जो चीज़ मैंने समझाया है बस वही चीज़ें नोट्स में मैंने करके दे दिया है आपको। तो पहले आप देख लो, सुन लो, फिर लिखना, क्योंकि कैसे लिखना है वो मैं आपको बता देता हूँ। पहली लाइन जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, ये हेडिंग डालना है। इसके इंग्लिश, रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड स्पीड ऑफ लाइट, ये भी लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद किसी माध्यम का अपवर्तनांक निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल व उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। यानी कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, इसलिए अपवर्तनांक n बराबर निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, जिसको c से दिखाते हैं, बटे माध्यम में प्रकाश की चाल, जिसको v से दिखा सकते हो। तो कभी भी अपवर्तनांक का एक बेसिक फॉर्मूला आ गया c/v, ठीक है। c/v, c क्या है? प्रकाश की चाल निर्वात में या फिर कह सकते हो वायु में, और भी क्या है? प्रकाश की चाल उस माध्यम में जिसका अपवर्तनांक n तुम निकालना चाह रहे हो। तो ये एक फॉर्मूला आ गया। अतः किन्हीं दो माध्यमों के लिए आप कह सकते हो प्रथम माध्यम के सापेक्ष द्वितीय माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालें तो वायु यानी कि एयर के सापेक्ष n मीन्स अपवर्तनांक, g फिर g मीन्स ग्लास का बराबर कितना है? मैंने पहले ही कहा, पहले मीडियम में ये क्या लिखा हुआ है? प्रथम माध्यम के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक उन माध्यमों में प्रकाश की चालों के अनुपात के बराबर होता है। इट मीन्स, मैं बार बार समझा चुका हूं, इसीलिए नोट्स में आपको दिक्कत नहीं आएगी, मैं पहले समझा चुका हूं। ए एन जी मीन्स क्या? पहले मीडियम 1 में प्रकाश की चाल, फिर मीडियम 2 में यानी वायु, ए मीन्स एयर यानी वायु में प्रकाश की चाल लिखा हुआ है, बटे कांच में प्रकाश की चाल लिखा हुआ है। वायु में प्रकाश की चाल को आप सी से दिखा सकते हो और कांच में प्रकाश की चाल को वी, V मीन्स प्रकाश की चाल और G मीन्स ग्लास में लिखा हुआ है। और ऐसे ही वायु के सापेक्ष अगर जल का निकालना है तो वही सेम चीज एयर के रिस्पेक्ट में अपवर्तनांक वाटर का, पहले वायु में प्रकाश की चाल बटे W यानी कि जल में प्रकाश की चाल, है ना। फिर यहाँ पे देखिए आपको इसके जस्ट नीचे आपको ऐसे लाइन से लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं था इसलिए मैंने यहाँ कॉर्नर में लिख दिया। आप कॉर्नर में नहीं लिखेंगे, आप कॉपी में इसके जस्ट नीचे लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये लिख दिया मैंने, दो को हमने डिवाइड कर दिया 1 से, इसको समीकरण 2 समझ लो, इसको 1 मैं पहले करा चुका हूं, अभी समझाया मैंने थोड़ी देर पहले। तो 2 डिवाइडेड बाई 1 कर दिया मैंने, तो क्या आ गया? ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी। और ए एन डब्ल्यू देखो, ए एन डब्ल्यू ये क्या है? सी बटा वी डब्ल्यू है कि नहीं? तो वही मैंने लिखा सी बटा वी डब्ल्यू। और गुड़ा इसलिए लगा दिया क्योंकि भाग को मैंने पहले बदल दिया है गुड़े में, भाग को मैंने पहले बदल दिया। अब ए एन जी क्या है? ए एन जी क्या? सी बटे वीजी है, गुड़े में बदला तो वीजी ऊपर चला गया, देखो लिखा मैंने, और बटे क्या कर दिया? सी। ये कैलकुलेशन मैं समझा रहा था, तब मैंने बेसिक रूल से कराया था। तो ये नोट्स में, चूंकि नोट्स बहुत बड़ा ना हो इसलिए मैंने शॉर्टकट लगाया है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। और कहीं ना कहीं इतना आपको क्लास 10th में आ गए हो, इतना तो आपको मेमोरी मतलब सही करनी पड़ेगी। तो ये बराबर में सी से सी कट जाएगा, क्या आ जाएगा? वीजी बटे वी डब्ल्यू आ जाएगा। और ये क्या है एक्चुअली? ए एन डब्ल्यू बटे ए एन जी क्या है? जी एन डब्ल्यू है। जी एन डब्ल्यू को अगर एक्सपेंड करोगे तो क्या करोगे? एन डब्ल्यू बटे एन जी लिखोगे ना, तो वही तो है एन डब्ल्यू बटे एन जी, दोनों एयर के रेस्पेक्ट में है, ये भी मैं बता चुका हूँ। तो जी एन डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा? ये वी जी अपॉन वी डब्ल्यू है, तो ये वाली चीज हो जाएगी। तो ये आपके फ्रेम में मैं एक बार इसको अच्छे से लगा दे रहा हूँ, ये आ गया। वीडियो को पॉज कर लो। और अब सॉरी एक सेकेंड, हाँ, अब जैसे जैसे मैंने बताया है वीडियो को पॉज कर लो, और जैसे जैसे मैंने बताया है बिल्कुल वैसे वैसे साफ सुथरे तरीके से इस नोट्स को आप लिख लो। फिर आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। ये आपने जहां पे लिख के खत्म किया ना, ये वाली चीज जी एन डब्ल्यू बराबर वी जी अपॉन वी डब्ल्यू, यानी कि ये एक्चुअली इसको कैसे पढ़ेंगे? ग्लास के रिस्पेक्ट में वाटर का अपवर्तनांक बराबर ग्लास में वी मीन्स प्रकाश की चाल बटे वाटर में वी मीन्स प्रकाश की चाल। अभी इसके जस्ट नीचे, ये तो मैंने कॉर्नर में लिखा है, आपको तो मैंने बोला यहाँ पे नीचे लिखना है। अब ये जब लिख चुके हो आप ना, इसके नीचे कुछ एक चीजें और है नोट्स में लिखनी है, वो मैं बता रहा हूँ, उसको लिखो। चलिए ये वाली लाइन आप लिखिए आगे, जहां पे मैंने बताया है ना कि जहां पे खत्म हो रहा है उसके नीचे ही आपको क्या लिखना है? या जो फॉर्मूला खत्म हुआ है जी एन डब्ल्यू वाला, वहां पे फिर उसके नीचे या लिख के 1 और 2 बराबर आप सिंपली क्या कह सकते हो? एक में माध्यम 1 में प्रकाश की चाल बटे माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और देखो मैंने इसको बॉक्स में घेर भी दिया है, क्यों? क्योंकि यही बेसिक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आपको कुछ और याद होना हो, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल, हमने हेडिंग क्या डाला था? अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, उस पूरे हेडिंग में कुछ और याद होना हो, ये बॉक्स आपको जरूर याद होना चाहिए। और इसी प्रकार मैंने आपको जैसे कि वहां पे डिटेल में समझाया था, यहाँ पे थोड़ा सा हिंट कर दिया कि 1 और 2 अगर है तो इसका उल्टा लिख दो 2 और 1। तो 2 में प्रकाश की चाल पहले लिखना पड़ेगा V2, यानी कि 2 में प्रकाश की चाल बटे V1 यानी 1 में प्रकाश की चाल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो ऐसे ही साफ साफ आप नोट्स में लिखो,
ये सब मैं आपको समझा चुका हूँ। आगे अभी और नोट्स लिखना है, मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ, एक सेकंड रुको। चलिए एक नोट यहाँ से भी लिखिए। देखिए नोट लिखा हुआ है ना यहाँ पे, नोट, ये देखिए यहाँ पे नोट लिखा हुआ है ना, यहाँ से नोट लिखिए। ये जो नोट लिखा हुआ है, ये नोट लिख के ये लिखिए कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है तथा इसका मान बैंगनी रंग के लिए सबसे अधिक व लाल रंग के लिए सबसे कम होता है। ये नोट पॉइंट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, जो मैं आपको बता भी चुका हूँ, वो नोट पॉइंट इस वीडियो को पॉज करके जल्दी से अपने नोट्स में लिखिए। अभी आगे और लिखना है, जल्दी से लिखिए, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है आपको। कंप्लीट करिए इसको, जल्दी से कंप्लीट करिए। चलिए तो आगे स्टार लगा के जैसे मैंने लिखा हुआ है ना, ये स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, ठीक वैसे ही आप उसी के जस्ट नीचे जो चीज़ अभी लिखवाई गई है नोट में, किताब से देख के जो आपने लिखा है उसके जस्ट नीचे स्टार लगाइए और ऐसे लिखिए विबग्योर, VIBGYOR। मैं पहले बता चुका हूँ, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो वॉयलेट का सबसे कम होता है, वही मैंने लिख दिया है एज अ शॉर्ट ट्रिक। और रेड का सबसे सॉरी वॉयलेट का सबसे अधिक होता है, वॉयलेट का सबसे अधिक होता है, बैगनी का, वही मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको तीर लगा के लिख दिया कि सबसे अधिक अपवर्तनांक। और रेड का सबसे कम होता है तो मैंने तीर लगा के लिख दिया सबसे कम अपवर्तनांक। और देखो विबग्योर लिख के मैंने क्या किया हुआ है, एक एरो लगाया है यहाँ पे, ऐसे वाला एरो लगाया और इसके नीचे लिखा है अपवर्तनांक का घटता हुआ क्रम। तो ये इसलिए लिखा है क्योंकि चूंकि बैगनी का सबसे ज्यादा है, उससे कम इंडिगो, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज और सबसे कम रेड का। तो इसलिए मैंने एज अ शॉर्ट ट्रिक आपको ये समझाया हुआ है कि आपको आगे याद रहे। मैं इतना इस पे दबाव क्यों डाल रहा हूँ, क्योंकि ये आगे कुछ एक एग्जाम्पल्स में बहुत काम आने वाला है। और अगर आप आगे जाके ना कोई कम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, CTET और SSC और दुनिया भर के सुपर टेट और आजकल जो टीचिंग के लिए या फिर वैसे UP पुलिस और बच्चे जाते हैं ना, तो आप यही 10 वाली चीज़, यही विबग्योर आपको आगे काम आने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे कंपटीशन में हर साल मतलब जिस भी पेपर में जनरल साइंस आती है, 1-2 सवाल जरूर पूछे जाते हैं। लिख लो इसको, फिर आगे चलते हैं, थोड़ा सा और लिखना है आपको। चलिए एक अलग से नोट पॉइंट बनाइए, एक अलग से नोट बनाइए, अलग से एक नोट पॉइंट बनाइए अलग से। और जैसे स्क्रीन पे लिखा हुआ ना, ऐसे NOTE नोट हेडिंग डालिए और हेडिंग डाल के आप लिखिए कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम 1.0003 तथा हीरे का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है। वीडियो को पॉज करिए और फटाफट इसको लिखिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए आगे स्क्रीन पे एक और आपको सारणी दिख रही होगी, लिखा है सारणी 10.3। इसमें लिखा हुआ है कुछ द्रव्यात्मक माध्यमों के निरपेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष अपवर्तनांक मैं पहले बता चुका हूं कि अगर एक मीडियम वायु है तो वायु के सापेक्ष जब दूसरे मीडियम का अपवर्तनांक निकालते हो तो उसी को आप कहते हो निरपेक्ष अपवर्तनांक, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। कल के लेक्चर में पढ़ाया मैंने। तो ये द्रव्यात्मक माध्यम और दूसरे में लिखा है अपवर्तनांक। देखो कुछ एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है उनके अपवर्तनांक दिए गए हैं, मुझे ऐसा लगा कि आपको बताना चाहिए, इसलिए आपके स्क्रीन पे मैं ये दिखा दे रहा हूँ। और एक काम करेंगे, आप अपने नोट्स में आप इसको भी लिख लेंगे ताकि फ्यूचर में कभी अगर इनकी ज़रूरत पड़ जाए तो आपको ये ना लगे कि मतलब कि सर ने बताया नहीं या फिर पता नहीं है हमें कि अपवर्तनांक किसका कितना होता है। एक्चुअली मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने देखे हैं जिसमें डायरेक्टली पूछ देगा कि बेंजीन, इनमें से बेंजीन का अपवर्तनांक है, और वो बच्चों को याद नहीं होता। जैसे कि इसमें देखो बेंजीन यहाँ पे कहीं पे लिखा हुआ दिख रहा है, बेंजीन, इसका अपवर्तनांक है 1.5। तो इसलिए मैंने आपको बताया, और इसमें नोट करो तो ध्यान दो। तो वायु का सबसे कम है 1.0003 और हीरा का सबसे अधिक है 2.42। इसके पीछे नीलम है, ये भी एक माध्यम हो सकता है, हीरे जैसा ही ये भी एक पत्थर होता है, 1.77 है। रूबी है माणिक की, जिसको कहते हैं 1.71 होता है। तो ये भी आप अपने कॉपी में लिख लो, क्योंकि आपको आइडिया होना चाहिए कि किसका अपवर्तनांक कितना होता है, ठीक है। ताकि कभी बाई चांस, जैसे मैं एक एग्जाम देने गया था, उसमें मैंने देखा था कि डायरेक्टली पूछा हुआ था कि बेंजीन का अपवर्तनांक, तो मुझे याद नहीं था उस टाइम पे, और देखो आज यहाँ पे कक्षा 10वीं में मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे सामने आया ये, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्योंकि कभी आपसे भी 4 साल 5 साल बाद जब आप पेपर देने जाओ कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उसमें आपसे पूछ दे तो आप पीछे ना रहो, आप तुरंत बता पाओ कि बेंजीन का 1.5 है, ठीक है। याद नहीं करने हैं सभी, बस इसको 2-3 बार पढ़ोगे ना, जब आप अपवर्तनांक पढ़ो तब तक 2-3 बार इसको पढ़ लो तो अपने आप वो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, रटने की जरूरत नहीं। और अभी इस लेक्चर में एक चीज और बचा हुआ, प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता, रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट रेज, वो मैं पढ़ा दूंगा। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर अपवर्तनांक का खत्म हो जाएगा, फिनिश्ड। देखिए जैसे मैं कह रहा था
कि थोड़ा थोड़ा करके एक दिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बुध बुध से घड़ा भरता है, वही बात है। हम एक एक लेक्चर 20-20, 25-25 मिनट के करते हैं, आपको भी पढ़ने में बोर नहीं होता और आसानी से आप कंप्लीट कर लेते हो और मन से पढ़ते भी हो। और देखो धीरे धीरे करके हमने परावर्तन तो पहले ही खत्म किया हुआ था और प्रकाश का अपवर्तनांक भी कल या परसों में खत्म हो ही जाएगा। तो ऐसे ही पूरी किताब एक दिन खत्म हो जाएगी, आपके एग्जाम के बिल्कुल 1 महीना 15 दिन पहले, आप टेंशन मत लो। तो फिलहाल आप इसको करिए, और चूंकि ये लेक्चर 22-25 मिनट का, 25-26 मिनट का हो गया है, तो मैं इसको बढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ। अभी मैं जो भी मैंने आज पढ़ाया, क्या पढ़ाया, अपवर्तनांक का प्रकाश की चाल से संबंध, उसके ऊपर आपसे मैं न्यूमेरिकल्स लगवाऊंगा, सवाल लगवाऊंगा, आंकिक उदाहरण कराऊंगा। लेकिन आज लेक्चर बड़ा हो गया है, आज नहीं, अब कल की क्लास में करेंगे, जो भी करेंगे। अधिकतम 2 लेक्चर और लगेगा, मतलब 2 20-20 मिनट की 2 क्लास और आएगी और आपका पूरा का पूरा अपवर्तनांक खत्म हो जाएगा। तो कल या परसों में जल्दी ही हम ये चैप्टर खत्म करने वाले हैं। तब तक के लिए आप अच्छे से पढ़ाई करिए। और आई रिपीट अगेन, हर वीडियो में करता हूँ, इसमें भी कर दे रहा हूँ कि चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करो। पूरा का पूरा लेक्चर कंप्लीट किया करो एक बार में, ठीक है। बीच बीच में 20-25 मिनट के लेक्चर को छोड़ छोड़ के भागा मत करो, एक बार में पूरा पढ़ लिया करो। और अपने दोस्तों में आप नहीं शेयर कर रहे हो, अपने फ्रेंड्स को भी बताओ, जो भी कक्षा 10 में गए हैं उन सबको बताओ कि बालेंदु प्रताप सिंह यूट्यूब पे चैनल है, उसको जाके सब्सक्राइब करो, और उस पर मैथ्स और साइंस की पढ़ाई हो रही है, और कैसी हो रही है वो भी बताना, और बोलना कि आप उस चैनल से पढ़ सकते हैं। तो आप चाहें तो लोगों का भी भला कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई क्लास में, नए लेक्चर में, नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।